हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग एक कंपोनेंट बियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पीछे के लेक्चर्स में हमने बहुत सारे मशीन कंपोनेंट के डिज़ाइन के बारे में आपको डिस्कशन किया है। तो आज का टॉपिक हमारा होगा डिज़ाइन ऑफ बियरिंग, यानी कि बियरिंग एक जो मशीन कंपोनेंट होता है उसकी डिज़ाइन हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बियरिंग डिज़ाइन। पहले हम लोग ये समझते हैं कि बियरिंग हमारा क्या होता है और कहाँ पे यूज किया जाता है, देन आफ्टर हम लोग इसकी डिज़ाइन करेंगे। तो ये समझिए कि बियरिंग होता क्या है। देखिए, बियरिंग एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे हम लोग शैफ्ट, सपोज करिए कि जैसे एक शैफ्ट हमारी होती है, सपोज करिए कि ये हमारी शैफ्ट होती है। अब ये शैफ्ट हमारी रोटेट करेगी तो किसी मेंबर पर सपोर्ट होकर रोटेट करेगी। मान लीजिए ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया। अब इस मेंबर पे ये हमारी सपोर्टेड है, ये हमारी सपोर्टेड है। सिमिलर यहाँ पर भी वो मेंबर लग गया, तभी तो बैलेंस होगा, अदरवाइज गिर जाएगा। अब ये हमारे दो ये मेंबर्स हो गए। अब इन मेंबर्स पे शैफ्ट हमारी सपोर्ट है और एन आरपीएम पे रोटेट कर रही है। तो जब इनके बीच एक सपोर्ट को प्रोड्यूस कराएगा और बीच में फ्रैक्शन को भी कम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन होगा तो रोटेशन होगा ही नहीं। तो उसी फ्रैक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक बियरिंग एलिमेंट का यूज करते हैं। इस तरीके से एक बियरिंग एलिमेंट का यूज करते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है इस शैफ्ट के रोटेशन को कंप्लीट बनाए रखना। दैट मीन्स शैफ्ट और इस एलिमेंट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा उसे कम से कम प्रोड्यूस कराना, कम से कम जनरेट कराना। और दूसरी बात, इस शैफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। देखिए शैफ्ट कहाँ सपोर्ट है, इस बियरिंग पर ही सपोर्टेड है। तो इस तरीके से बियरिंग एक ऐसा एलिमेंट होता है, जब इसे आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इस तरीके का एक एलिमेंट होता है जिसे हम लोग बियरिंग कहते हैं। इसके अंदर ये बाल्स लगे होते हैं, ये बाल्स लगे होते हैं। अब यहाँ पर शैफ्ट हम लोग फिट कर देते हैं, ये हमारी हो जाती है शैफ्ट। अब ये शैफ्ट देखिए इस मेंबर पर सपोर्टेड भी है और जब ये शैफ्ट रोटेट करेगी तो ये बाल्स रोटेट करेंगे। ये वाला मेंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स मेंबर हो जाएगा। ये आपके रोटेटिंग बाल्स हो जाएंगे, रोटेटिंग बाल्स हो जाएंगे। और ये वाला मेंबर आपका क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा। इसी का जब नॉमेनक्लेचर हम आपको बताएंगे तो इसे आउटर रेस बोलते हैं, इसे इनर रेस बोलते हैं, इसे हम लोग रोलिंग बाल्स बोलते हैं। और रोलिंग बाल्स के बीच में हम लोग केज लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि दो बाल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सकें। इस तरीके से हम लोग क्या लगा देते हैं, केज लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोग केज लगा देते हैं ताकि ये वाला बाल्स इस वाले बाल्स के कांटेक्ट में ना आए। तो सिंपल से इस फिनोमिना को हम लोग बियरिंग बोलते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है इस शैफ्ट को सपोर्ट करना और शैफ्ट और वर्कपीस के बीच के रोटेशन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करना। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं बियरिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बियरिंग की एक डिफिनेशन लिख देते हैं। बियरिंग की हम लोग एक डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट, बियरिंग इज ए machine elements which is used for support the rotating shaft। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, अच्छा स्थिर रहेगा तो भी शाफ्ट को सपोर्ट करेगा और रोटेशन में, लेकिन मेन फंक्शन इसका रोटेशन में ही सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। स्टेशनरी सपोर्ट तो आप कुछ भी दे सकते हैं,
तो इसीलिए इसे कहेंगे बेयरिंग इज ए मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड टू सपोर्ट द रोटेटिंग शाफ्ट और एक्सल। रोटेटिंग शाफ्ट और एक्सल को हम लोग सपोर्ट करते हैं टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन एंड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग सरफेस। बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग सरफेस, ये हमारा होता है। अनदर बात करते हैं जैसे इसके टाइप की। अगर टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली बेयरिंग आपका दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। पहले देखिएगा टाइप्स ऑफ बेयरिंग। टाइप्स ऑफ बेयरिंग, अगर इनके टाइप की बात करेंगे तो देखिए बेयरिंग बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड की जाती है। पहली होती है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और दूसरी होती है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। सिंपल सा देखें, फिर इसके पूरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सपोर्ट कह सकते हैं या मूविंग, तो ये हमारा होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और दूसरा हमारा होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो दो तरीके की बेयरिंग हमारे पास होती है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जब आप देखते होंगे दरवाजे का हैंडल जो बंद करते हैं, सिटकनी जो आप लगाते हैं, तो जो सिटकनी आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? स्लाइड हो रही है, स्लाइड हो रही, दोनों के बीच में स्लाइड मोमेंट हो रहा है। तो उस तरीके के बेयरिंग को हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग बोलते हैं। और दूसरी बात, जब आप गाड़ी वगैरह देखते हैं, बाइक देखते हैं, साइकिल देखते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की एक बेयरिंग होती है, उनके बीच में बाल्स लगे होते हैं। उसके बाद जब ये रोटेट करेगा तो बाल्स भी रोटेट करेंगे। तो ऐसी बेयरिंग जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता है। स्लाइडिंग में देखिए आप सिटकनी को जब आप ऊपर नीचे करते हैं तो सिटकनी आपकी वो जो केज बनी होती है उस केज में सटता हुआ आगे जाता है, कांटेक्ट करता हुआ आगे जाता है, वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होता है। तो जहाँ पर सीधे मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो उसे हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग बोलते हैं। और जहाँ पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, बीच में एक रोलिंग एलिमेंट वर्क करे, उसे हम लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली जब हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे तो इसे दो तरीके से क्लासिफाई किया हमने, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब इसके अंदर का क्लासिफिकेशन आइए देख लेते हैं, इसके अंदर भी कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बेयरिंग में जैसा कि हमने बताया, देखिए बेसिकली हम लोग दो तरीके के बेयरिंग को क्लासिफाई करते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। स्लाइडिंग में मैंने बताया कि डायरेक्ट आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, जैसे आपका दरवाजे का जो हैंडल आप बंद करते हैं वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, आप सिटकनी लगाते हैं वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है। लेकिन गाड़ी के व्हील में वो जो बीच में बाल्स लगे होते हैं गोले गोले, तो उसमें क्या होता है, सीधे मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, वो हमारा कहलाएगा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब इनकी कैटेगरी देख लीजिए एक बार। जब हम टाइप्स ऑफ बेयरिंग की बात करेंगे तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की अलग कैटेगरी होगी और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की अलग कैटेगरी होगी। इसमें देखिएगा
रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में हमारा क्या होता है, बॉल बेरिंग होता है। बॉल बेरिंग दैट मीन्स अभी एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें इस तरीके से गोले गोले बाल्स लगे होंगे, ऐसा हमारा बेरिंग एलिमेंट होगा। देन आपका रोलर बॉल बेरिंग क्या होगा, अब ये जो बाल डिस्क टाइप के थे, ये गोले टाइप के थे, ये बाल्स आपके कुछ इस तरीके से लगे होंगे, इस तरीके से रोलर यानी कि सिलेंड्रिकल टाइप के लगे होंगे। देन डीप ग्रुप बॉल बेरिंग क्या होगी, डीप ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये काफ़ी डीप में इस तरीके से ये ग्रुप कटे होंगे, अभी इसका भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देन आफ्टर टेपर रोलर बेरिंग हो जाएगी, फिर थ्रस्ट बेरिंग हो जाएगी, सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग हो जाएगी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग हो जाएगी, नीडल बेरिंग हो जाएगी, सिलेंड्रिकल बेरिंग हो जाएगी, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग और स्फेरिकल रोलर बेरिंग। इस तरीके से ये हमारा टाइप हो जाएगा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या होती है, जिसमें सीधे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है। उसके बेस पे हम लोग रेडियल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग जानते हैं। रेडियल देखिए, बेरिंग में बेसिकली दो ही तरीके का लोड एक्ट होता है। जैसे सपोज करिए ये आपकी सैफ्ट है और ये बेरिंग एलिमेंट लग गया, यहाँ पर ये बेरिंग एलिमेंट लग गया, तो इस शाफ्ट पे ये एक्सियल लोड P एक्ट कर रहा होगा और इसका वर्टिकल लोड W ऐड कर रहा होगा। तो इस तरीके से इस पे हमारा एक्सियल लोड और ये जो हमारा रेडियल लोड, दो ही तरीके का लोड हमारा इस पे एक्ट करता है। तो बेरिंग में एक्सियल और रेडियल दो ही तरीके का लोड एक्ट करता है। रेडियल बेरिंग का मतलब ये केवल रेडियल लोड को एक्ट करेगा। थ्रस्ट बेरिंग आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा, अभी उसको भी बना के दिखाएंगे। जैसे रेडियल बेरिंग क्या होती है, जनरल बेरिंग कहलाती है। जनरल का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए इस शाफ्ट का जितना भी पार्ट, ये जितना सैडेड पार्ट बेरिंग के अंदर होता है, मतलब जैसे सपोज करिए ये बेरिंग हो जाए, इस तरीके से इसको हम पकड़ लें, तो शाफ्ट का ये पार्ट बाहर है और ये पार्ट बाहर है, लेकिन इतना पार्ट आपका इस बेरिंग के अंदर है। तो शाफ्ट का जितना पार्ट बेरिंग के अंदर होता है उसे हम लोग जर्नल बोलते हैं, जर्नल बेरिंग बोलते हैं। अब इसमें दो तरीके का जर्नल होता है, एक तो पूरा फुल जर्नल होता है और एक पार्शियल जर्नल होता है। फुल जर्नल बेरिंग और पार्शियल जर्नल बेरिंग होती है। देन थ्रस्ट बेरिंग आपकी दो तरीके से होती है, पिवोट बेरिंग और कॉलर बेरिंग होती है। देन पिवोट बेरिंग को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, फ्लैट पिवोट बेरिंग और कोनिकल पिवोट बेरिंग। और कॉलर बेरिंग को भी दो तरीके से डिफाइन करेंगे, सिंगल कॉलर बेरिंग और मल्टी कॉलर बेरिंग। तो अब हम लोग इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं वन बाय वन कि कौन सी बेरिंग कैसी होती है, और पहले इनके फंक्शन भी देख लेते हैं। जैसे ये हमने इनके टाइप्स लिखा और ये इसका डिफिनेशन लिखा। तो बेसिकली बेरिंग का फंक्शन क्या होता है, वर्टिकली हमारा लोड शाफ्ट को सपोर्ट भी करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो चलिए हम फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ बेरिंग, चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ बेरिंग। तो बेरिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, शाफ्ट को वर्टिकली सपोर्ट करता है, सपोर्ट द शाफ्ट इन वर्टिकल। शाफ्ट ऐसे वर्टिकली उस पर लोड लगाती है ना, सपोर्ट द शाफ्ट वर्टिकल, और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, परमिट द रोटेशन ऑफ शाफ्ट विथ मिनिमम फ्रैक्शन। रोटेशन, शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगा लेकिन कम फ्रैक्शन में रोटेट करना चाहिए। परमिट द
रोटेशन ऑफ shaft with मिनिमम फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये हमारा होता है बेयरिंग का क्लासिफिकेशन और बेयरिंग का फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसे पूरा कंप्लीट राइट डाउन करिए, फिर हम लोग एक एक बेयरिंग का विथ डायग्राम समझते चलते हैं। बाल बेयरिंग क्या होती है, रोलर बेयरिंग क्या होती है, डेप ग्रुप क्या होती है, टेपर क्या होती है, और ये भी आपको बता दें रोलिंग कॉन्टैक्ट और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में बीच में रोलर्स यूज किए जाते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में कोई रोलर यूज नहीं किया जाता है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या होती है, हाई स्पीड पर वर्क करती है क्योंकि बीच में रोलर होते हैं हाई स्पीड पर। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग हाई स्पीड पर वर्क नहीं करेगी। ये आपका लो हैवी वेटेड पर एक्ट नहीं करेगी क्योंकि बाल्स लगे होंगे, बाल्स बाहर निकल सकते हैं, है ना। और पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ये लाइन कॉन्टैक्ट होता है, इस पर हैवी वेटेड आसानी से मूव किया जाता है। फ्रिक्शन इसमें कम जनरेट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होते हैं। लुब्रिकेशन क्या हो सकता है, इसमें होती है बहुत कम या नहीं होती है, और इसमें बहुत अधिक होती है। तो चलिए इनका डिफरेंस भी नोट कर लेते हैं एक जगह। आइए हम लोग डिफरेंस नोट कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। चलिए थ्रस्ट को यहाँ से हटा दे रहे हैं, थ्रस्ट को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थ्रस्ट बेयरिंग। चलिए अब देखिएगा डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। रोलिंग और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो ऐसे देखिएगा, एक तरफ रोलिंग कॉन्टैक्ट, एक तरफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का एक डायग्राम बना देते हैं। इसमें क्या होगा, ये बेयरिंग होगी, ये शाफ्ट मान लीजिए। अब ये शाफ्ट हो गई, ये शाफ्ट आपका बेयरिंग का ये हो गया इनर रेस, और ये हो गया आउटर रेस, और ये हो गए बाल्स, ये हो गए बाल्स, और बाल्स और इसके बीच में क्या लगे होंगे, केज लगे होंगे। इस तरीके से, ताकि ये बाल से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना कर पाएं। इस तरीके से केज लगे होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इस केज के ऊपर एक कवर लगी होती है, इस तरीके से। ये दोनों तरफ से, बेयरिंग के इधर से भी और बेयरिंग के उधर से भी, दोनों तरफ से ये हमारा होता है कवर, और इसे बोलते हैं आउटर रेस। ये हमारा फिक्स होता है, आउटर रेस फिक्स होता है, और इनर रेस आपका क्या करता है, मूव करता है। इनर रेस ऐसे देखिए, ये मूव करेगा, और ये हमारा होता है केज, जो ग्रीन कलर से है, इसे हम लोग केज बोलते हैं।
ये बाल्स को आपस में कांटेक्ट ना होने के लिए लगाया जाता है और ये सॉलिड सर्कुलर या स्फेरिकल बाल्स होते हैं। इस तरीके से हमारे होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या होगा, ये हमारी हो जाएगी शाफ्ट और ये हमारी हो जाएगी बेयरिंग। ये डायरेक्ट इस पे क्या करता है, स्लाइड करता रहता है, शाफ्ट और बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में पॉइंट 1 अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मेटल का बेयरिंग मेटल से कांटेक्ट नहीं होता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज नॉट, है ना, मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज नॉट। लेकिन स्लाइडिंग कांटेक्ट बेयरिंग में क्या होता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज पॉसिबल, मेटल टू मेटल कांटेक्ट इसमें होता है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, रोलिंग कांटेक्ट बेयरिंग में जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा नहीं होगा, इसे हम हाई स्पीड पर रोटेट करा सकते हैं, रोटेट एट हाई स्पीड। और यहाँ पे क्या होगा, मीडियम और स्लो स्पीड, रोटेट मीडियम एंड स्लो स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब बात करेंगे इस पे वेट कैसा, हैवी वेट के लिए वर्किंग करता है कि लो वेट के लिए। ये लाइट वेट के लिए वर्किंग की जाती है। हैवी वेट लगाएंगे तो ये बाल्स वगैरह फेल होकर बाहर निकल जाएंगे, है ना। वर्क्स फॉर लो वेट। और ये क्या होगा, वर्क्स फॉर हैवी वेट। जैसे रेलवे व्हीकल्स वगैरह हो गए, वहां पर यही बेयरिंग हमारी वर्क करती हैं। आगे देखिएगा, कूलेंट की बात करेंगे तो इसमें आपका कूलेंट की आवश्यकता लगभग ना के बराबर होती है। कूलेंट एंड लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे क्या होगा, लुब्रिकेंट मस्ट रिक्वायर्ड, लुब्रिकेंट मस्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होगा, लो फ्रिक्शन जनरेट होगा सॉरी, और यहाँ पे हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा। लो फ्रिक्शन जनरेटेड, लो फ्रिक्शन जनरेटेड, और यहाँ पे हाई फ्रिक्शन जनरेटेड। तो इस तरीके से हमारा होता है कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अच्छा, रोलिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में बाल्स ना लगे होने के कारण मेटल घिसेगा तो, लेकिन अगर इसके बीच में हम फ्लूइड का यूज कर लेंगे जिसे हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग बोलते हैं, तो उस समय इसकी स्पीड हम लोग क्या करेंगे, यूज फॉर वेरी हाई स्पीड। जब इसके बीच में हम लोग कूलेंट मतलब ऑयल का यूज कर लेते हैं, लिक्विड का यूज कर लेते हैं, इट मीन्स डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होने देते हैं, उसी समय हम लोग हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग बोलते हैं। उस समय इस बेयरिंग की स्पीड इससे भी ज़्यादा अधिक स्पीड पे यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारा था रोलिंग कॉन्टैक्ट और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बीच में। इसे नोट करिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 इस पर डिस्कशन करते हैं।
चलिए अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं अपना टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो पॉइंट 1 इसे हटा देते हैं। टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। इसमें देखिएगा पहला हम लोग डिस्कस करेंगे बॉल बेयरिंग। आपकी बॉल बेयरिंग जो मैंने डायग्राम बनाया था सिमिलर, ये हमारी यही होती है। यहाँ पर बीच में आपके बाल्स लगे होते हैं और बाल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या लगे होते हैं, केज लगे होते हैं। इस तरीके से होती है बॉल बेयरिंग। इसमें क्या होता है, ये बाल और मेटल के बीच में पॉइंट कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट बिटवीन बाल्स एंड शाफ्ट आर पॉइंट। ऐसे देखिएगा, ये आपका शाफ्ट होता है और ये आपका बाल होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट हो गया। ये बाल पॉइंट कांटेक्ट, ये बाल पॉइंट कांटेक्ट, ये बाल पॉइंट, ये पॉइंट। तो इस तरीके से कांटेक्ट बिटवीन बाल्स एंड ये हम बोल सकते हैं शाफ्ट या एक्सल। आर पॉइंट कांटेक्ट, ये हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता है। इसीलिए इसे हम लोग, यह ज़्यादा लोड को नहीं कैरी कर सकता है। इट इज यूज्ड फॉर, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी आर लेस। पॉइंट कांटेक्ट है ना। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी आर लो। तो इस तरीके से हो गया आपका बाल कांटेक्ट बेयरिंग। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे बाल के बाद रोलर कांटेक्ट बेयरिंग हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या होता है हमारा, चलिए सेकंड हम लोग रोलिंग कांटेक्ट बेयरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। रोलर बेयरिंग, रोलर बेयरिंग क्या होगा, ऐसे देखिएगा, फ्रंट से देखने पर तो यही दिखाई देगा, लेकिन इसके जो बाल्स लगे होंगे वो इस तरीके से लगे होंगे। यानी कि ये जो बेयरिंग आप देखेंगे, ये इस तरीके से बेयरिंग आपकी ऐसे दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। ये हमारे क्या होंगे, इसे बोलेंगे रोलर। इसमें क्या होगा, देखिए ये लाइन कांटेक्ट होगा, लाइन कांटेक्ट होगा। तो इस तरीके से बेयरिंग का, देखिए जब आप बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा शाफ्ट, और ये शाफ्ट आपकी जाएगी, और ये आपका हो जाएगा बाल्स, और यहाँ पे ये बेयरिंग बनी होगी। तो इस तरीके से बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में ये जो बाल्स लगे होंगे, ये कैसे होंगे, रोलर टाइप के होंगे। इनके बीच में लाइन कांटेक्ट होगा। ऐसे देखिएगा, रोलर आर, ये सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। रोलर आर यूज्ड इन दिस बेयरिंग सो लोड
carrying capacity are more than ball bearing. जैसे आप देखते होंगे ट्रैक्टर वगैरह में, ट्रैक्टर की ट्राली आप खोलिए, वहाँ पे जो बेरिंग लगी होगी तो इस तरीके से बाल्स बने होते हैं, ये आपके रोलर टाइप के लगे होते हैं। बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से लंबे लंबे सिलेंडर टाइप के आपको दिखाई देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं रोलर बेरिंग। इसे नोट करिए। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डीप ग्रूव बेरिंग। डीप ग्रूव बेरिंग में क्या होगा, जब आप देखेंगे तो इस तरीके से जो बेरिंग बनी होगी, देखिए जब सपोज करिए कि ये आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इस तरीके से बेरिंग आपको दिखाई दे और यहाँ पे ये बाल्स लगे हों, तो ये डीप दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो इस तरीके से इसे बोलेंगे डीप ग्रूव। डीप ग्रूव यानी कि बेरिंग में आपके क्या होंगे, जो ग्रूव कटे होंगे बहुत अंदर तक कटे होंगे, तो इस तरीके से इसे हम बोलेंगे डीप ग्रूव बेरिंग। दैट मीन्स ये जो बने होंगे, सॉरी, इस तरीके से ये आपकी प्लेट हो जाएगी। आउटर केज जो होता है ये आपका इनर केज हो गया। अब यहाँ पे ये जो बाल्स बने होंगे, ये बाल्स इस केज में इस तरीके से इस केज में अंदर तक डीपली क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, अंदर तक डीपली इंटरसेक्ट होंगे, तो ऐसी बेरिंग को डीप ग्रूव बेरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियल और एक्सियल दोनों लोड एक साथ कैरिंग करने की कैपेसिटी होती है। जब इस डायरेक्शन में ये सैफ्ट आपकी हो गई पी, ये लोड आपका एक्सियल लोड कहलाता है, और सैफ्ट का जो इस तरीके से लोड होता है वो रेडियल लोड कहलाता है। तो जो डीप ग्रूव बेरिंग होती है, इट इज यूज्ड फॉर कंबाइंड बेरिंग लोड ऑफ एक्सियल एंड रेडियल। इट इज यूज्ड फॉर बोथ एक्सियल एंड रेडियल लोड बेयरिंग। एक्सियल एंड रेडियल लोड बेयरिंग, और इनका जो रेशियो होता है रेडियल अपॉन एक्सियल, ऐसे देखिएगा, एंड द रेशियो ऑफ रेडियल एंड एक्सियल लोड इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स FR रेडियल फोर्स अपॉन FA इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से हम कह सकते हैं रेडियल फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सियल फोर्स, उस समय हम लोग डीप ग्रूव बेयरिंग का यूज करेंगे। व्हेन रेडियल फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सियल फोर्स, then deep groove bearing are used. Bearing are used. तो
तो इस तरीके से ये ग्रूव अंदर तक कटे होंगे ऐसे, इसे हम लोग बोलेंगे डीप ग्रूव बियरिंग। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जब रेडियल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ से देखिए Fr इज ग्रेटर देन Fa। तो इस तरीके से इसे नोट करिए, रेडियल बियरिंग। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेपर बियरिंग, और उसके बाद सेल्फ अलाइनमेंट, नीडल बियरिंग, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। इसे नोट करिए। फिर नेक्स्ट बियरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहीं पे देखिए डीप ग्रूव बियरिंग था, एंगुलर बियरिंग क्या होता है उसी का देख लीजिए। इस पे एक बात आप समझिएगा, ये जहाँ पे एक कांटेक्ट होता है यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करिए, तो ये बियरिंग की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है इसके लिए है ना, इस तरीके से यहाँ पे होगा। इसके लिए ये जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ से बिल्कुल नॉर्मल लाइन ड्रा कर लेंगे, तो इसे बोलते हैं डीप ग्रूव बियरिंग। ये तुरंत समझ में आ जाएगा जब हम लोग एंगुलर बियरिंग पढ़ेंगे। ऐसे देखिए तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक हम लोगों ने लिखा होगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। चलिए इसके लिए देख लीजिए। इसमें क्या होगा, ये जो आपको केल दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से ये होगा, तो लेकिन ये ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिमिलर इस तरीके से ये होगा। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से होगा। इसमें क्या होगा देखिएगा, एक मिनट उल्टा हो रहा है। ये सेम ऐसे पलट जाएगा, दैट मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कोई बाल्स हमारे लगे होंगे, इस तरीके से ये बाल्स हम लगा देंगे, तो ये बाल्स इसकी हाइट की वजह से इधर भी नहीं जा पाएंगे, इसकी हाइट की वजह से इधर भी नहीं जा पाएंगे। यहीं पे क्या करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगी, ये आपकी बेरिंग का थिकनेस हो जाएगा। देन इस पे देखिएगा ये जो कांटेक्ट होगा, ये कांटेक्ट आपका कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट होगा और यहाँ पे। यदि कांटेक्ट का लाइन ऑफ एक्शन देखें और बेरिंग का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो दोनों के बीच में एक थीटा डिग्री एंगल बनता है। व्हेन द कांटेक्ट ऑफ बेरिंग इज मेड सम एंगल देन इट इज कॉल्ड एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, है ना। व्हेन कांटेक्ट ऑफ बेरिंग इज मेड सम angle from line of action of bearing, line of action of bearing। अच्छा इसमें ये देखिएगा, पिछले वाले में एफ आर अपॉन एफ ए इज ग्रेटर देन 1 था, लेकिन एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में एफ आर अपॉन एफ एन एफ ए इज लेस देन 1 होता है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, एक्सियल फोर्स इज ग्रेटर देन रेडियल फोर्स। ऐसी बेरिंग जिसमें यहाँ से देखें एफ आर इज ग्रेटर देन एफ ए, ऐसी बेरिंग जिसमें एक्सियल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो और रेडियल फोर्स की वैल्यू कम हो, तो इस तरीके के शेप की बेरिंग का यूज करेंगे, जिसे हम लोग एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग कहते हैं। तो दोनों का कंपेरिजन एक साथ हो गया, डीप ग्रूव बेरिंग और एंगुलर बेरिंग। डीप ग्रूव के लिए एफ आर अपान एफ ए ग्रेटर देन 1 था, और एंगुलर बेरिंग के लिए
एफ आर अपॉन एफ ए लेस देन 1 होता है। दोनों नोट करिए, फिर नेक्स्ट बेरिंग का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट बेरिंग हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसे रिमूव करते हैं। सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग देख लीजिए क्या होती है। सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग, इसमें क्या होगा, ये बेरिंग होगी और बेरिंग का ये वाला पार्ट जो होगा, ये जिसमें आपके बाल्स लगे होंगे, ये पार्ट आपका क्या होगा, ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ये आपका फिक्स होगा, लेकिन ये वाला पार्ट रोटेट एट एनी एंगल। जैसे इस तरीके से ये क्या होगा, इसके अंदर ये ऐसे रोटेट कर सकता है। तो जो शाफ्ट का अलाइनमेंट अगर एक एक्सिस में ना हो, मतलब शाफ्ट मिस अलाइनमेंट में हो, तो उस समय हम लोग सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये शाफ्ट है, अब ये शाफ्ट दोनों अलाइनमेंट में हैं, लेकिन ये शाफ्ट अगर ऐसे हो जाए तो यहाँ पे कौन सी बेरिंग का यूज करेंगे, सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग। अब ये एंगल पे शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रही हो, जैसे आप देखिएगा डीजे के ऊपर जो फोकस लाइटें लगी होती हैं, तो वहाँ पर आपको जो लाइट देखिए इस तरीके से घूमती रहती है और ऐसे भी पूरा घूमती रहती है, वो कौन सी बेरिंग होती है, सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग होती है। तो चलिए इस पे देखिएगा, दिस इज यूज्ड फॉर मिसअलाइनमेंट शाफ्ट। जब हमारी शाफ्ट क्या होगी, मिस अलाइनमेंट में होगी, तो वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेपर रोलर बेरिंग क्या होती है। टेपर रोलर का मतलब ये जो रोलर आपके बने रहते थे, ऐसे देखिएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग इस तरीके से रोलर देखे थे। ये जो रोलर आपके बेरिंग में लगे होंगे, जो ट्रैक्टर का आप देखते थे, अब ये रोलर आपके क्या अभी टेपर नहीं है, लेकिन अगर ये रोलर इस तरीके से बना दिए जाएं, इस तरीके से, और अब इनका उपयोग किया जाए, तो इसे बोलेंगे रोलर बेरिंग। ये इससे भी ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं। ट्रैक्टर के पहियों में जो बेरिंग लगी होती है, वहाँ पर जो रोलर लगे होते हैं, वो यही वाले रोलर लगे होते हैं। दिस इज यूज फॉर कैरिंग मैक्सिमम लोड एंड this is used for carrying used for carrying, है ना, high load and the roller are made taper। टेपर का मतलब रोलर आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ये सॉलिड होंगे, ये सॉलिड रोलर होंगे, ये कुछ इस तरीके से बने होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं टेपर रोलर बेरिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, पहले नीडल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग क्या होती है, इसमें इस तरीके से होता है, ऐसे देखिएगा, ये आपकी शाफ्ट होती है और ये आपकी बेरिंग होती है। यहाँ पर बेरिंग आपकी लगी होगी, बेरिंग आपकी यहाँ पर, ये शाफ्ट ऐसी रोटेट करेगी। जब शाफ्ट का एंड सपोर्ट करे तो उसे हम लोग थ्रस्ट बेरिंग बोलते हैं। चलिए थ्रस्ट के बारे में भी देख लीजिए। थ्रस्ट बेरिंग हमारी क्या होगी, जब आपका शाफ्ट का एंड सपोर्ट करे, थ्रस्ट बेरिंग।
इसमें क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द वन एंड ऑफ शाफ्ट। जैसे क्या होगा, ये आपकी शाफ्ट हो जाएगी और ये आपका बेयरिंग हो जाएगा। इस तरीके से ये सपोर्ट करेगा, ये शाफ्ट आपकी रोटेट करेगी। इसमें कोई भी एक्सियल लोड नहीं लगेगा, केवल और केवल रेडियल लोड लगेगा। नो एक्सियल लोड आर सपोर्ट ऑन दिस बेयरिंग, ओनली रेडियल लोड आर सपोर्ट। नो एक्सियल लोड, नो एक्सियल लोड, कॉमा, ओनली रेडियल लोड कैन सपोर्ट, ओनली रेडियल लोड कैन सपोर्ट। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नीडल बेयरिंग क्या होती है। नीडल बेयरिंग ये होती है जब बेयरिंग के रेस, ये देखिए, अगर इनके, जब इसको आप इस तरीके से बेयरिंग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेयरिंग लगी होंगी ये पतली पतली नीडल लगी होंगी। ये जो रोलर लगते थे अभी तक, उस पर क्या होंगे, पतले पतले नीडल लगे होंगे। और नीडल आपके कैसे लगे होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से आपके नीडल लगे होंगे। और जब ये रोटेट करेगा तो नीडल रोटेट करेगा। ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब इसके बीच में, किसके, बेयरिंग के बीच में, बेयरिंग केज के बीच में बहुत स्मॉल गैप हो, मतलब सपोज करिए जैसे इसे हम पकड़ रहे हैं तो इसके बीच में अगर कम, बहुत स्मॉल गैप हो, तो उस समय हम लोग नीडल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर, ऐसे देखिएगा, नीडल बेयरिंग। When, देखिए, it is used for needle bearing is used when the gap of inner race is very स्मॉल। तो जब इनर रेस आपका बहुत स्मॉल हो तो उस समय हम किसका यूज करेंगे, नीडल बेयरिंग का यूज करेंगे। सिमिलर आपका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल बेयरिंग भी यही है। बाल बेयरिंग आपकी कैसी होगी, जब स्फेयर होंगे तो उसे हम लोग स्फेरिकल कहते हैं। लेकिन अगर वो स्फेरिकल रोलर बन जाए, स्फेरिकल रोलर देखिए, ऐसे देखिए, स्फेरिकल रोलर, स्फेरिकल रोलर का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपके इस तरीके से बने थे, ऐसे जो बनते थे वैसे ना बन के ये रोलर ऐसे बन जाएं, ऐसे बन जाएं, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। और सिमिलर सिलेंड्रिकल का मतलब जब वो सिलेंडर टाइप के, ये ऐसे ना हो के ये ऐसे बन जाएं, ऐसे बन जाएं, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। ये भी हमारे क्या होते हैं, हैवी वेटेड, मतलब हैवी वेट जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी हो वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, किसके बारे में, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में। अब हम लोग पहले इसकी डिज़ाइन कर लेते हैं। इस पे हमारा बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होता है, लोड कैसे लगता है, कहाँ पे कितना लगता है, उसके हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद बेयरिंग लाइफ क्या होती है ये सब देख लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में। तो इतना नोट करिए, फिर थोड़ा सा हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जो हमारे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होती हैं, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग जो होती है, इसके लिए एक टर्म याद रखिएगा, फॉर सिलेंड्रिकल
रोलर बेयरिंग, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे देखिएगा, देखिए फॉर सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग नोट पॉइंट करके है, फॉर सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, ये आपका सिलेंड्रिकल रोलर हो जाएगा, रोलर आपके यही यूज होंगे, इसकी रोलर की लेंथ L हो जाएगी और डायमीटर D हो जाएगा, तो ये होगा L/D इज लेस दैन 4 होता है, L/D इज लेस दैन 4 होता है। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका कभी कभी यहीं से डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है। और जब नीडल बेयरिंग होती है तो नीडल के लिए इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, नीडल के लिए डायमीटर कम हो जाता है, नीडल आपकी ऐसी बनाई जाती है। अब नीडल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर नीडल बेयरिंग, नीडल बेयरिंग L/D इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करके याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ रोलर इज लेस दैन 4 इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल रोलर और ग्रेटर दैन 4 इज कॉल्ड नीडल रोलर बेयरिंग। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे का मतलब, अब इस बेयरिंग की लाइफ क्या होती है। अगर ये हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग हो तो इसकी लाइफ क्या होती है, किस में रिप्रेजेंट की जाती है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो हमेशा बेयरिंग को हम लोग, जो उसका रिवोल्यूशन होता है वो मिलियन इन रिवोल्यूशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बेयरिंग लाइफ की बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन मिलियन रिवोल्यूशन। मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख के बराबर होता है। तो अगर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की लाइफ की बात की जाए तो दैट मीन्स एक बेयरिंग जो रोटेट कर रही है वो 1-2 घंटे 4 घंटे तो करेगी नहीं, वो लाखों RPM रोटेट करती है। तो वो बेयरिंग का जो रोटेशन होगा वो मिलियन में होता है, इसीलिए इसे हम लोग मिलियन इन रिवोल्यूशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस बेयरिंग के लाइफ के बारे में। लाइफ ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग का जीवन काल कितना होता है। लाइफ ऑफ बेयरिंग, कौन सी बेयरिंग की बात कर रहे हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की। तो फेल होने से पहले द रोटेशन ऑफ बेयरिंग विदाउट फेल्योर इज कॉल्ड बेयरिंग लाइफ। ऐसे देखिएगा, द रोटेशन ऑफ bearing without failure is called life of bearing and it is represented in million revolution। मिलियन रिवोल्यूशन
दैट मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है। तो कोई बियरिंग आपकी ये जो रोटेट कर रही है ये एक देखिए बिना फेल हुए कितना मिलियन आरपीएम रोटेट करेगी, उसी को हम लोग इस बियरिंग का लाइफ बोलते हैं। नोट करिए। फिर इससे रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी हम लोग समझते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए अगर इसे हमें समझना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सपोज करिए एक एग्जांपल ले लें। टेक ए बियरिंग, ऊपर ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसे समझने के लिए कि मिलियन रिवॉल्यूशन क्या होता है। टेक ए बियरिंग एंड फाइंड द मिलियन रिवॉल्यूशन when the RPM of bearing is 500 RPM and it is work, ये क्या करेगी, it is work 8 hours per day and total work on 2 years। एक बेयरिंग हमारी 2 साल तक काम करेगी, 8 घंटे पर डे काम कर रही है और रोटेशन क्या है 500 आरपीएम है, मतलब 1 मिनट में 500 बार रोटेट कर रही है। तो उसका हमें क्या निकालना है, मिलियन रिवॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए देखिए, फॉर मिलियन रिवॉल्यूशन। अच्छा पहले देखिए बेयरिंग हमारी क्या हो रही है, मतलब ये 2 साल में कुल कितना ये हमारी क्या करेगी, रिवॉल्यूट करेगी। तो पहले देखिए बेयरिंग हमारी 1 मिनट में, इन 1 मिनट कितना रोटेशन है, 500 है, 500 आरपीएम है। अब उसके बाद एक दिन में कितना काम कर रही है, 8 घंटे काम कर रही है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो फॉर 60 मिनट ये रोटेशन हमारा हो जाएगा 500 इंटू 60। 1 घंटे में इतनी बार वो रोटेट करेगी। अब एक दिन में कितना घंटे काम कर रही है, 8 घंटे। फॉर 8 आवर्स रोटेशन इज इक्वल टू 500 इंटू 60 इंटू 8। अब उसे 2 साल तक लगातार काम करना है, तो फॉर 1 साल में 365 दिन होगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स रोटेशन इज इक्वल टू 500 इंटू 60 इंटू 8। 1 साल में 365 दिन इंटू 2 कर देंगे तो 2 साल के लिए निकल जाएगा। टोटल का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मिलियन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये देखिएगा हो जाएगा 30 इंटू 5 का 6 में करेंगे, 30 करेंगे, 3 0 अभी बचा हुआ है, इंटू ये हो जाएगा 16 इंटू 3 65 इंटू 10 टू द पावर 3।
1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है ना, तो ऐसे देखिएगा, यदि हम 6 जीरो लें तो ये हमारा किसके बराबर होता है, 10 लैक्स के बराबर होता है। दैट मीन्स 10 टू द पावर 6 ले लेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 1 मिलियन के होता है। मिलियन रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, मिलियन रिवॉल्यूशन मतलब 1 मिलियन में 10 टू द पावर 6 होता है। यहाँ 10 टू द पावर 3 है, एक और जीरो कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 365 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसका और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 पचे 80 जीरो हो जाएगा, और 96 और 8 104 यानी कि 4 बचेगा, और 10 48 10 58 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इस जीरो को और यहाँ पे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 584 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 5 17, और यहाँ अगर दशमलव लगा देंगे तो 10 टू द पावर 6 मिलियन रिवॉल्यूशन आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक बेयरिंग आपकी अगर इस पॉइंट पे वर्क कर रही है तो उसका मिलियन रिवॉल्यूशन ये आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का मिलियन रिवॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें डेटा पता हो कि वो हमारा कितने आरपीएम पर रोटेट कर रही है, एक दिन में कितना वर्क कर रही है, कितने दिन वर्क कर रही है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे नोट करिए, फिर आगे के हम लोग बात करते हैं। नोट करें इसे, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग और एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आई थिंक इसका काम ख़त्म है, इसी पर समझ लेते हैं। रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग और एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग हो क्या होते हैं। रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग, इसे हम लोग देखिएगा, रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग को हम लोग L90 से डिनोट करते हैं, और उसके बाद पहले एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग, इसको समझ लेते हैं क्या होता है, फिर एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग भी समझ लेंगे। एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग को हम लोग L10 से ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए अभी इसकी बात कर लेंगे। पहले इस पे समझ लीजिए रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग क्या होती है। मतलब एक बेयरिंग को हम लोग ऐसा बनाते हैं कि वो अपने 90% मटेरियल को, मतलब वो फेल होने से पहले 90% वर्क करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग। और ऐसी बेयरिंग जो 50% अपना मटेरियल का वर्क करे फेल होने से पहले, तो उसे हम लोग एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग बोलते हैं। इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, इट इज द बेयरिंग मेट, इट इज द बेयरिंग मेट 90% विदाउट फेल्योर, 90% without failure
इज कॉल्ड रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज द बेयरिंग मेक 50% ऑफ विदाउट फेल्योर is called average life of bearing। रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग का मतलब ऐसी बेयरिंग बनाएंगे जो फेल होने से पहले 90% बेयरिंग का मटेरियल यूज होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 50% होगा। तो इसे 90% वाले को डेटा याद रखिएगा, वो हमारा कहलाएगा रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग, और 50% वाले को हम लोग बोलेंगे एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग। अब इसे हम लोग देखिएगा जो डिनोट करते हैं L10 या L90 से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग L50 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर L50 इज इक्वल टू 5L10 होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। L10 इज इक्वल टू रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग, दैट मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग इज 5 टाइम्स ऑफ रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग। एवरेज लाइफ ऑफ बेयरिंग, एवरेज, केवल फार्मूले याद रखिएगा, बस यही आता है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग। लाइफ ऑफ बेयरिंग। तो इस तरीके से दो लाइफ हमारी होगी बेयरिंग की, एक रेटेड लाइफ और एक एवरेज लाइफ। रेटेड लाइफ को L10 या L90 से डिनोट करेंगे, और एवरेज लाइफ को किससे, L50 से डिनोट करेंगे। तो इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। इससे क्या होता है, ये सीधे फार्मूला पूछ लेगा, या तो ये रिलेशन पूछ लेगा या परसेंटेज पूछ लेगा कितना यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों को भी नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। इसे नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे। लोड लाइफ कैपेसिटी इसकी क्या होती है बेयरिंग की, उसके हम लोग बात कर लेंगे कि बेयरिंग की हमारी लोड लाइफ कैपेसिटी क्या होगी और उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे। पहले इस फार्मूले को नोट करिए जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए अब देखिए, एक और फार्मूला हम लोगों ने नोट किया है जिसे हम लोग देख रहे हैं लोड लाइफ रिलेशन क्या होता है। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही हिट कर दिया जाता है जिसमें इस n की वैल्यू पूछी जाती है। फार्मूला आपका बनता है L10 इज इक्वल टू, L10 मतलब क्या होता है, रेटेड लाइफ, जो अभी मैंने पिछले पढ़ा L10 या L90 आपका होता है रेटेड लाइफ इज इक्वल टू C/P के पावर n होता है, जहाँ पर L10 इज रेटेड लाइफ एंड C होता है डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। जब बेयरिंग आपका डायनेमिक कंडीशन में होता है तो जितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है मैक्सिमम, उसे हम लोग C बोलते हैं। और एक फार्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n इज़ द नंबर विच इज डिपेंड, जब बाल बेयरिंग होगी तो n की वैल्यू 3 लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जब आपका रोलर बेयरिंग होगा तो n की वैल्यू 10/3 लेते हैं। ये पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। n की वैल्यू 3 लेंगे बाल बेयरिंग के लिए, 10/3 लेंगे रोलर बेयरिंग के लिए। देन डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ये होता है C। अब एक इक्विवेलेंट लोडिंग होता है, यदि उस पर P लगाए हो लोड, तो इक्विवेलेंट लोडिंग के लिए P बराबर V इंटू FR प्लस Y इंटू FA होता है, जहाँ पर X और ये X हैं
v इंटू एक्स, ऐसे देखिएगा v इंटू एक्स इंटू एफ आर प्लस वाई इंटू एफ ए। अब ये जो x और y होता है ये हमारे क्या होते हैं, लोड फैक्टर होते हैं जो दिए गए होते हैं। v आपका होता है रेस रोटेशन, ये जो होता है इनर रेस और आउटर रेस। इनर रेस अगर रोटेट करेगा तो v की वैल्यू 1 लेंगे, आउटर रेस फिक्स रहेगा। अगर इनर रेस फिक्स रहेगा, आउटर रेस रोटेट करेगा तो इसकी वैल्यू कितना लेंगे, 1.2 लेंगे। और एफ आर आपका रेडियल लोड है और एफ ए आपका एक्सियल लोड है। तो इस तरीके से आपने देखा, हम लोगों ने पहले लेक्चर में बेरिंग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने पढ़ा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, जिससे क्वेश्चन भी पुटअप करता है हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग क्या होती है, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग क्या होती है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेरिंग क्या होती है, सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग क्या होती है। तो इन सब बेरिंग को फुल जनरल, पार्शियल जनरल क्या होता है, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता हो तो एक बार आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, वहाँ पे आपको हम रिप्लाई दे देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।